हिमालयस दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज। यहाँ पे सब कुछ पीसफुल लगता है, सीरीन लगता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील है जहाँ पर हर साल बर्फ पिघलते ही पानी के अंदर से इंसानी कंकाल दिखने लगते हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों कंकाल, स्कल्स, हड्डियां और कुछ लाशों पे तो आज भी बाल और चमड़ी बची हुई है। ये है रूपकुंड, इंडिया का स्केलेटन लेक। और इसका रहस्य इतना गहरा है कि 80 सालों से दुनिया के टॉप साइंटिस्ट भी इसे सॉल्व नहीं कर पाए। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, इन कंकालों में से कुछ ग्रीक्स के थे। ग्रीस के लोग 16,000 फीट पर हिमालयज में। जैसे मैं हूं सिद्धार्थ और आज इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी पर हम जानेंगे इस लेक का वो सच जो साइंस ने खोला और वो रहस्य जो आज भी सॉल्व नहीं हो पाया। अगर आपको पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ये कहानी आपको हॉन्ट कर देगी। साल था 1942, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ब्रिटिश इंडिया में एक फॉरेस्ट रेंजर थे जिनका नाम था हरि किशन मडवल, जो नंदा देवी नेशनल पार्क में पेट्रोल कर रहे थे। वो एक रिमोट ट्रेल पर चल रहे थे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जब अचानक उनकी नजर पड़ी एक छोटी सी फ्रोजन लेक पर और उसमें सैकड़ों इंसानी कंकाल मिले। स्कल्स, रिब केजेस, हाथों की हड्डियां और कुछ पानी के अंदर और लेक के किनारों पर भी बिखरे थे। कुछ बॉडीज पे तो अभी भी बाल थे, चमड़ी थी और कपड़ों के टुकड़े थे। अब सोचिए 16,500 फीट की ऊंचाई पर जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल है, वहां सैकड़ों लोग कैसे मर गए। जब ब्रिटिश अथॉरिटीज को पता चला तो उन्हें लगा ये जापानीज सोल्जर्स है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने इंडिया पर सीक्रेट इन्वेजन की कोशिश की थी। ब्रिटिशर्स पैनिक में आ गए, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने बोन्स चेक किए तो पता चला ये हड्डियां सेंचुरीज पुरानी है। जापानीज तो 1940s में ही आए थे और ये 800 साल पुरानी लाशें थी। तो फिर ये लोग कौन थे? आपको क्या लगता है ये कंकाल किसके हैं? कमेंट्स में आप अपना थियरी बताओ, लेकिन रुको, क्योंकि आगे जो आएगा वो आपका दिमाग हिला देगा। तो साइंटिस्ट ने थियरीज बनानी शुरू की। चलिए देखते हैं इन्हें एक एक करके। पहली थियरी ये आई कि ये जनरल जोरावर सिंह के सोल्जर्स है जो 1841 बैटल ऑफ टिबेट से लौट रहे थे और रास्ते में भटक कर मर गए। लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग ने ये थियरी को खत्म कर दिया। बोन्स 1841 से काफी पहले के थे। दूसरी थियरी ये थी कि 12th और 13th सेंचुरी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने गढ़वाल हिमालयस पर अटैक किया था और उसकी आर्मी यहाँ तैनात थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन कंकालों में औरत और मर्द दोनों मिले थे। कोई वेपन्स नहीं मिले थे, कोई बैटल के साइंस नहीं थे। ये आर्मी तो बिल्कुल नहीं थी। फिर कहा गया शायद कोई बीमारी फैल गई थी और सब मर गए, लेकिन फॉरेंसिक एनालिसिस ने दिखाया कि ये लोग हेल्दी थे, कोई डिसीज के साइंस नहीं थे और सबसे इंपॉर्टेंट, सभी के स्कल्स पर सेम टाइप की चोट थी, ऊपर से किसी गोल चीज से मारी हुई। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा कि शायद ये मास सुसाइड थी, कोई धार्मिक रिचुअल थी। लेकिन इन लोगों के इंजरीज ऊपर से आई थी, नीचे से या कहीं और से उन्हें कुछ नहीं हुआ था और एरिया में ऐसे कोई रिचुअल्स का साइन नहीं मिला। तो अगर आर्मी नहीं थी, बीमारी नहीं थी, सुसाइड नहीं थी, तो फिर सैकड़ों लोगों को किसने मारा? जवाब मिलेगा एक एंशिएंट फोक सॉन्ग में, और वो कहानी बहुत डरावनी है। आज भी जब लोकल्स उसे समझाते हैं तो उनकी आवाज कांपती है। अब सुनिए वो कहानी जो उत्तराखंड के गाँव में बूढ़े आज भी अपने पोतों को सुनाते हैं और सुनाते वक्त उनकी आवाज कांपती है। कई 100 साल पहले कनौज के एक राजा थे, राजा जसदवल। उनकी पत्नी थी रानी बलम्पा, वो गर्भाहित थी। राजा ने डिसाइड किया कि वो गॉडेस नंदा देवी के दरबार में जाएंगे, नंदा देवी जत यात्रा पर। ये यात्रा होती है 12 साल में, लगभग 300 किलोमीटर पैदल हिमालयास के बीच से। लेकिन राजा ने एक गलती कर दी, उसने इस यात्रा को एक शाही तमाशा बना दिया। नाचने वालियां ले आए, म्यूजिशियंस ले आए, दारू ले आए, खाना ले आए, सोल्जर्स ले आए। पूरी यात्रा में नाच गाना होता रहा। यह यात्रा नहीं थी, ये एक रॉयल पार्टी थी। और जब ये मंडली रूपकुंड के पास पहुंची, जहां गॉडेस नंदा देवी का पवित्र स्थान है, गॉडेस ने देखा और गॉडेस गुस्सा हो गई।
लेकिन फोक सॉन्ग्स कहते हैं कि अचानक आसमान काला हो गया, बिजली चमकी और आंधी आई, और फिर गिरे आसमान से लोहे जैसे क्रिकेट के बॉल साइज के ओले सीधा सर पर, पहले नाचने वालों पर, फिर सोल्जर्स पर, फिर रानी पर और फिर राजा पर। किसी को नहीं छोड़ा। कहते हैं रानी ने गॉडेस से माफी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ साइलेंस और अंत में मौत। उनके शरीर वहां जम गए बर्फ के नीचे सदियों तक। और एक इंटरेस्टिंग बात, इस ट्रेल पर एक जगह है जिसे कहते हैं पत्थर नौचनी, मतलब डांसिंग स्टोन्स। वहां कुछ बड़े पत्थर है और लोकल लेजेंड्स ये कहते हैं कि ये वही नाचने वाली औरतें हैं जिन्हें गॉडेस ने पत्थर में बदल दिया। अब आप सोचेंगे ये तो एक फोक टेल है, लेकिन रुको, जब साइंटिस्ट ने एक्चुअली इन कंकालों को टेस्ट किया तो जो रिजल्ट्स आए वो इस कहानी से मैच करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या आपको लगता है गॉडेस का श्राप सच था या फिर साइंस कुछ और कहती है? कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। 2004 में साइंटिस्ट ने बोन्स के सैंपल्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए, और रिजल्ट आए। इन लोगों की मौत हुई थी लगभग 850 सीई में, मतलब 9th सेंचुरी, और उनकी स्कल्स पर इंजरीज राउंड ऑब्जेक्ट से थे, ऊपर से आई थी, मतलब एग्जैक्ट वही पैटर्न जो उस फोक सॉन्ग में कहा था। तो फोक सॉन्ग सही कह रहा था, गॉडेस ने सच में लोहे के ओले बरसाए? वेल, साइंस कहती है हेलस्टॉर्म्स था। इस एरिया में हिमालयस के बीच सडन और वायलेंट हेलस्टॉर्म्स आते हैं, और 16,500 फीट पर कोई शेल्टर नहीं रहता। एक बार अगर आप उसमें आ गए तो आपका गेम ओवर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी में असली ट्विस्ट अभी आता है। 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेविड रिच लैब ने 38 ऐसे कंकालों का पूरा डीएनए एनालिसिस किया। ये स्टडी नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश हुई थी, और रिजल्ट्स ने सालों की रिसर्च को उल्टा कर दिया। पहले सब सोचते थे कि ये एक ही ग्रुप था जो एक ही वक्त में वहां मर गया, लेकिन डीएनए ने दिखाया ये 3 अलग ग्रुप्स थे जो अलग टाइम पे मरे। ग्रुप ए यानी जो पहला ग्रुप है, उसमें 23 कंकाल साउथ एशियन एंसेस्ट्री के थे, मतलब इंडिया के लोग। ये लोग अराउंड 800 सीई या 9th सेंचुरी के थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये लोग एक कास्ट या एक कम्युनिटी से नहीं थे, डिफरेंट रीजन से आए थे। शायद ये पिलग्रिम्स थे, नंदा देवी जत यात्रा पर जाने वाले थे। जो दूसरा ग्रुप था, अब आप ध्यान से सुनिए, उसमें 14 कंकाल थे जिनकी डीएनए मैच करती थी ग्रीस और क्रीट के लोगों की। हाँ, आपने सही सुना, ग्रीस के लोग या मेडिटेरियन लोग 16,500 फीट पर हिमालयस के बीच 9th सेंचुरी में। और ये लोग एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं थे, मतलब ये फैमिली नहीं थी, मर्द और औरत दोनों थे। उनका खाना भी अलग था, कम मिलेट खाते थे जो टिपिकल इंडियन डाइट नहीं है। और जो तीसरा ग्रुप था, ग्रुप सी, उसमें एक अकेला इंसान मिला जिसकी डीएनए साउथ ईस्ट एशियन थी, रफली 89% मलेशियन और बाकी बचे हुए परसेंट वियतनामीज के थे 9th सेंचुरी के। तो अब सोचिए 9th सेंचुरी में इंडियंस मरे, ये समझ आता है कि ये पिलग्रिम्स थी, लेकिन 1000 साल बाद वही जगह पर ग्रीस के लोग कैसे पहुंचे, और वो भी 16,500 फीट की ऊंचाई पर 5 दिन पैदल ट्रैक करके हिमालयास के बीच। हार्वर्ड के डेविड रिच ने खुद कहा, हमने इंडिया में 300 से ज्यादा जेनेटिक ग्रुप स्टडी किए हैं, लेकिन रूपकुंड जैसी डीएनए कहीं भी नहीं मिली। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है, और साइंटिस्ट आज भी कंफ्यूज है। तो चलिए देखते हैं कि साइंटिस्ट के पास और क्या थियरीज है। सबसे पहली थियरी ये आई कि शायद ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी के डिसिडेंट्स हैं। 327 बीसी में अलेक्जेंडर इंडिया आए थे। पाकिस्तान में एक कलश कम्युनिटी है जिसमें ग्रीक डीएनए उन्हें मिला था, लेकिन नहीं, कलश के लोगों में इंडिया और ग्रीक के डीएनए मिक्स्ड है, क्योंकि वो सेंचुरी से लोकल पॉपुलेशन से घुलते मिलते रहे। लेकिन रूपकुंड के ग्रीक लोगों में कोई भी इंडियन डीएनए मिक्सिंग नहीं था, ये प्योर ईस्टर्न मेडिटेरियन थे। तो ये थियरी डिबंक हो गई। दूसरी थियरी ये थी कि शायद ये लोग ऑटोमन एम्पायर के टाइम से ईस्टर्न मेडिटेरियन से आए थे, अनरिलेटेड मैन और वुमेन इनलैंड एरिया से, जो किसी वजह से हिमालय तक पहुंचे। लेकिन कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है कि 1800 के आसपास कोई बड़ा यूरोपियन ग्रुप इंडिया के इस रिमोट एरिया में आया हो। तीसरी थियरी ये थी कि शायद ये ग्रीक ट्रैवलर्स इंडियन पिलग्रिम्स के लिए नंदा देवी यात्रा पर गए थे एडवेंचर के लिए। 17-18 सेंचुरी में पोर्टर्स अवेलेबल होते थे, तो ट्रैक आसान हो गया था।
लेकिन हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के विलियम सैक्स, जो इस पिलग्रिम के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा ये सिनेरियो में कोई सेंस नहीं बनता कि यूरोपियंस हिंदू पिलग्रिम्स पे जाएंगे। एक और पॉसिबिलिटी है कि ये लोग एल्टीट्यूड सिकनेस से मरे थे। 16,500 फीट पर ऑक्सीजन की कमी होती है और अगर अचानक तूफान आ जाए तो लोग भटक सकते हैं और हाइपोथर्मिया या हाइपोक्सिया से मर सकते हैं। न्यूयॉर्कर आर्टिकल में साइंटिस्ट मुशर्रफ त्रिपाठी ने ज्यादातर लोगों को ये कहा था कि ज्यादातर लोग एक्सपोजर से और एकदम ठंड से मर सकते हैं, लेकिन फिर भी ग्रीक लोग वहां क्यों थे, ये सवाल आज भी अनांसर है। आपको क्या लगता है, ग्रीक लोग वहां क्यों आए थे? आप कमेंट में अपनी थियोरी लिख सकते हैं और जो बेस्ट थियोरी होगी उसे हम आगे जाके फीचर भी करेंगे। चलो अब ऐसी कुछ बातें जानते हैं जो आपको रात को सोने नहीं देगी। एक, लेक सिर्फ 40 मीटर वाइड है और 3 मीटर डीप। इतनी छोटी सी जगह में 300 से 800 लाशें। जब 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने 30 कंकाल निकाले, कुछ पर अभी भी मांस चिपका हुआ था, बाल थे, नेल्स थे और कपड़े भी थे। ग्लास बैंगल्स मिली, मतलब औरतें भी थी, लेदर शूज, बैम्बू स्टिक्स, आयरन स्पीयर हेड्स, ये पिलग्रिम्स का सामान था। किसी भी कंकाल में बच्चे नहीं थे, सिर्फ एडल्ट्स थे। क्यों, ये आज भी कोई नहीं जानता। आज भी टूरिस्ट और ट्रेकर्स हड्डियां चुरा कर ले जाते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने वार्निंग भी दी है, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। वैन और बेडनी गांव के बूढ़े आज भी उस लेक के पास जाने से मना करते हैं। वो पहले मंत्र पढ़ते और फिर ही उस रास्ते को क्रॉस करते हैं। रूपकुंड लेक एक ऐसी जगह है जहां साइंस और माइथोलॉजी दोनों एक जगह मिलते हैं। फोक सॉन्ग्स ने कहा गॉडेस ने लोहे के ओले बरसाए, साइंस ने दिखाया कि ये सच में ओलों से मौत हुई। लेकिन वो ग्रीक लोग, वो साउथ ईस्ट एशियन इंसान और वो 1000 साल का गैप, और सब ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने कहा हर नए जवाब के साथ 3 नए सवाल खड़े होते हैं। शायद यही रूपकुंड की सच्चाई है कि कुछ रहस्य सॉल्व हुए नहीं जाते, वो सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए होते हैं कि इंसान कितना छोटा है एक प्रकृति के सामने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी और कमेंट में बताओ क्या आप रूपकुंड ट्रैक करना चाहोगे? क्या आप उस लेक के सामने या उसके आसपास जाना चाहोगे? और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री लाएंगे जो इससे भी ज्यादा शॉकिंग होगी। तब तक सेफ रहो, क्योंकि पहाड़ों में कुछ चीजें हमसे ज्यादा पुरानी हैं। थैंक यू।